नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज शाम 4:30 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में किसान प्रसंस्करण इकाइयां, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग तथा स्टार्टअप महत्वपूर्ण कारक साबित होंगे। 60 वर्ष से अधिक और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से नीचे की आयु वाले लोगों को अगले चरण में कोविड टीका लगाने की तैयारियां जारी। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने में चिकित्सा क्षेत्र के कर्मियों की भूमिका की सराहना की। कहा, भारत ने वैश्विक समुदाय को सहायता उपलब्ध कराई। ब्राजील भारत बायोटेक कोवैक्सीन से 2 करोड़ टीके खरीदेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगले वित्त वर्ष के लिए 10.5% विकास दर का अनुमान व्यक्त किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 वर्ष पूरे हुए। रक्षा मंत्री ने कहा, यह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की भारत की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों के दूसरे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, खेल अब अतिरिक्त गतिविधि नहीं रह गए हैं, बल्कि पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग आज शाम 4:30 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इन राज्यों में इस साल अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, केरल में 140, असम में 126 और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी की 30 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के दौरान 5 राज्यों में होने वाले ये चुनाव बिहार विधानसभा चुनावों के बाद विषम परिस्थितियों में होने वाले दूसरे महत्वपूर्ण आम चुनाव होंगे। इससे पहले अक्टूबर में पिछले साल बिहार में 3 चरणों में मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, केरल में 140 और असम में 126 सीटों के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। इन विधानसभा चुनावों में सभी लोगों की निगाहें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर होंगी। एक ओर जहां बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की ओर से लगातार हाई पिच चुनावी कैंपेन जारी है, वहीं दूसरी ओर चुनावी विशेषज्ञों के द्वारा तमिलनाडु में मौजूदा एआईएडीएमके और डीएमके के बीच कड़ी टक्कर की कयास लगाई जा रही है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के स्वास्थ्य तंत्र को नई दृष्टि, नए सम्मान और नई विश्वसनीयता के साथ देखा जा रहा है। उन्होंने युवा मेडिकल स्नातकों से अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज तमिलनाडु में डॉक्टर एनजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कोविड महामारी से संघर्ष में चिकित्सा पेशेवरों के योगदान की सराहना की। Tiruvallur said, the ailing, the doctor, the medicine and the caregiver. The treatment covers all these 4. Throughout the pandemic and in the middle of disruption, each of these 4 pillars were at the forefront of fighting the war with the unknown enemy. All those who fought the virus emerged as the heroes of humanity. We are transforming the entire medical education and healthcare sector. प्रधानमंत्री ने कहा कि स्नातक विद्यार्थियों से विश्व को बहुत उम्मीदें हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी अपने युवा और मजबूत कंधों पर उठानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित स्थिति थी और संक्रमण से लड़ने के लिए कोई फॉर्मूला निर्धारित नहीं था। ऐसे समय में भारत ने न केवल नई राह बनाई है, बल्कि इस राह पर दूसरे देशों की भी मदद की है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर सबसे कम और स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक है।
भारत अब विश्व के लिए दवाएं और टीके बना रहा है। The COVID-19 pandemic was a completely unexpected occurrence for the world. In such a time, India had not only made a new path, but also helped others walk with it. India has among the lowest death rates. Recovery rates are high. India is producing medicines for the world and making vaccines for the world. You are graduating at a time when there is a great aspirations and respect for Indian medical professionals, scientists and pharma professionals. श्री मोदी ने विद्यार्थियों से कहा कि वे ऐसे समय स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं जब भारतीय चिकित्सा पेशेवरों और वैज्ञानिकों तथा फार्मा पेशेवरों की बहुत सराहना की जा रही है और सम्मान किया जा रहा है। पहली सदी के अंत संत तिरुवल्लुवर के कथन के हवाले से प्रधानमंत्री ने कहा कि उपचार में मरीज, डॉक्टर, दवा और देखभाल करने वाले की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान चारों स्तंभों ने एक अदृश्य शत्रु के विरुद्ध संघर्ष किया और ये योद्धा मानवता के नायक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के समूचे चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस संस्थान की सफलता से दिवंगत एमजीआर बेहद खुश हुए होंगे। उन्होंने कहा कि एमजीआर के शासन के समय गरीबों के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दों पर भी सचेत रहते थे। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा के लिए तमिलनाडु की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि युवाओं की और अधिक मदद के लिए सरकार ने राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति दे दी है। ये नए मेडिकल कॉलेज ऐसे जिलों में खोले जाएंगे जहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। प्रत्येक कॉलेज के लिए केंद्र सरकार 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि देगी। इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनवारी लाल पुरोहित तथा कुलपति सुधा शेषन भी उपस्थित थे। इस विश्वविद्यालय का नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एमजी रामचंद्रन के नाम पर रखा गया है। इससे कुल 686 संस्थान जुड़े हुए हैं। केंद्रीय कपड़ा, महिला और बाल कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल की 1 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे दक्षिण 24 परगना में सोनारपुर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भाग ले रही हैं। उनके साथ राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली और महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्र पाल भी मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने 18 फरवरी को नामखाना में परिवर्तन यात्रा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान, प्रसंस्करण इकाइयां, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे। वित्तीय सेवा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार इस बात को मानती है कि हर बिजनेस सफल हो और जैसा चाहे वैसा ही परिणाम दे, ये संभव नहीं है। ऐसे में सही नियत के साथ लिए गए फैसलों के साथ खड़े होना सरकार का दायित्व है और ये हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं फाइनेंशियल सेक्टर के सब लोगों को कहना चाहता हूं, सही नियत से, सही इरादे से किए गए काम आपके साथ खड़ा रहने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वास, पारदर्शिता और भरोसा वित्तीय क्षेत्र के आधार हैं। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन में बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के पुराने तौर तरीकों और पुरानी व्यवस्थाओं को स्वाभाविक से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और बदलना हम लोगों के लिए भी अनिवार्य हो चुका है। 10-12 साल पहले एग्रेसिव लैंडिंग के नाम पर कैसे देश के बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कल्चर से देश को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने वित्त से संबद्ध निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सबके लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के वास्ते बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की निरंतर और मजबूत भागीदारी के महत्व पर जोर दिया।
वित्तीय क्षेत्र में सरकार के प्रमुख सुधारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता ने ऋणदाताओं में भरोसा पैदा किया है। उन्होंने कहा कि छोटे बैंकों के विलय और परिसंपत्ति पुनर्गठन संस्थानों तथा विकास वित्तीय संस्थान के प्रावधान से देश के वित्तीय क्षेत्र में मजबूती आएगी। श्री मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से वित्तीय समावेशन में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वृद्धि की मौजूदा रफ्तार से देश के वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अगले 3 वर्षों में $60 खरब के आंकड़े को छूने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी वेबिनार में उपस्थित थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर कहा है कि केंद्रीय बैंक ने अगले वर्ष के लिए देश की विकास दर 10.5% होने का अनुमान व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूंजी प्रवाह लगातार पर्याप्त बना रहेगा और बैंक उचित समय पर इसे उपलब्ध कराता रहेगा। श्री शक्तिकांत दास ने ये भी कहा कि केंद्रीय बैंक ये देखेगा कि उधार कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से चले। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मूडीज ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया के सबसे लंबे और सबसे कड़े लॉकडाउन में से तेजी से वापसी की है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए एजेंसी को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7% तक अनुबंध करेगी, जो कि पिछले 10.6% के अनुमान से कम है। संशोधित संख्या गतिविधि के सामान्यकरण और कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के साथ बाजार में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। इस बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तरलता प्रबंधन पर बोलते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक के पास अपनी मेज पर कई उपकरण मौजूद है, जो समय की आवश्यकता को देखते हुए क्रियान्वित किए जाएंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान पहले की तुलना में बढ़ाकर 10.8% कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाना शुरू करेगी। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें भी इस चरण में कोविड टीका लगाया जाएगा। इस चरण के लिए तैयारियां चल रही हैं। 10,000 सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, जबकि 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की लागत स्वयं वहन करनी होगी। आकाशवाणी के कार्यक्रम में बातचीत करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सरकारी और निजी केंद्रों पर टीकाकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया। ये टीकाकरण दोनों जगह लगेगा, सरकारी केंद्र में भी लगेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल्स में ये मुफ्त लगाया जाएगा। प्राइवेट जो केंद्र है जहाँ पे लगेगा वहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए शुल्क लगेगा, लेकिन वो सरकार तय कर रही है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा ना आए और बहुत महंगा ना हो। जैसे कोविड टेस्टिंग के लिए कैप दिया गया था कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, उसी तरह से वैक्सीन के लिए भी किया जाएगा। देश में अब तक 1,34,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 8,01,480 स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया। 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत स्वास्थ्यकर्मियों का 60% से कम टीकाकरण किया गया है। ये हैं अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, लद्दाख, चंडीगढ़, नागालैंड, पंजाब और पुदुचेरी। मंत्रालय का कहना है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का 40% से भी कम टीकाकरण हुआ है। ये हैं चंडीगढ़, नागालैंड, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय तथा पुदुचेरी।
इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.17% हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कोविड टीकाकरण की निगरानी और उसे बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई साउंडरराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। 22 सदस्यीय समिति में मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव के अलावा विभिन्न विभागों के सचिव, चिकित्सा विशेषज्ञ तथा शिक्षाविद शामिल हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन के 2 करोड़ टीकों की खरीद के लिए कल अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 80 लाख टीकों की पहली खेप मार्च तक मिलने की संभावना है। इस बीच कल ब्राजील में कोविड-19 से 1,541 लोगों की मौत हो गई। इसे मिलाकर ब्राजील में मृतकों की संख्या 2,51,498 तक पहुंच गई है। कोविड संक्रमण के 65,998 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मामलों की संख्या वहां 1,03,90,461 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर #AskAIR के जरिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। निर्वाचन आयोग आज शाम 4:30 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दिशा में किसान प्रसंस्करण इकाइयां, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग तथा स्टार्टअप महत्वपूर्ण कारक साबित होंगे। 60 वर्ष से अधिक और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को अगले चरण में कोविड टीका लगाने की तैयारियां जारी। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने में चिकित्सा क्षेत्र के कर्मियों की भूमिका की सराहना की। कहा, भारत ने वैश्विक समुदाय को सहायता उपलब्ध कराई। ब्राजील भारत बायोटेक कोवैक्सीन से 2 करोड़ टीके खरीदेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगले वित्त वर्ष के लिए 10.5% विकास दर का अनुमान व्यक्त किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 वर्ष पूरे हुए। रक्षा मंत्री ने कहा, ये आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की भारत की मजबूत इच्छाशक्ति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों के दूसरे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, खेल अब अतिरिक्त गतिविधि नहीं रह गए हैं, बल्कि पाठ्यक्रम में शामिल कर लिए गए हैं। और अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर भारत की जीत से घुमावदार पिचों की भूमिका पर बहस छिड़ गई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 वर्ष आज पूरे हो गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बालाकोट कार्रवाई की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है। श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और कर्मठता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा और सुरक्षा करने वाले सशस्त्र बलों पर देश को गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बालाकोट हवाई हमलों की दूसरी वर्षगांठ पर श्री शाह ने कहा कि देश और सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देकर आतंकवाद के खिलाफ न्यू इंडिया की नीतियों को फिर से स्पष्ट कर दिया है। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में आतंकवादी प्रशिक्षण स्थलों पर हवाई हमले किए गए थे और बड़ी संख्या में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षक, शीर्ष सरगना और जिहादी गुटों को मार गिराया गया था। इन गुटों को फिदायिन कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में बातचीत की।
उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने कल 1 घंटा 15 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने पिछले वर्ष सितंबर में मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक का जिक्र किया। इस बैठक में भारत ने चीन की ओर से यथास्थिति में बदलाव करने की कोशिशों और उसके व्यवहार पर चिंता व्यक्त की थी। श्री जयशंकर ने कहा कि मॉस्को बैठक में दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तनावपूर्ण स्थिति किसी भी देश के हित में नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि दोनों देशों को सीमा पर स्थिति के बारे में बातचीत जारी रखनी चाहिए, अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटानी चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने निरंतर राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संवाद जारी रखा है। इसके परिणाम स्वरूप हुई प्रगति के कारण उन्होंने इस महीने के शुरू में पैंगोंग झील क्षेत्र से सेनाएं पीछे हटाई। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए नए दिशा निर्देशों से मीडिया के सभी क्षेत्रों के बीच एकरूपता आएगी। सरकार द्वारा कल अधिसूचित इन दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण होगा और उनके लिए पहली बार शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि गैर पाठ्य गतिविधि समझे जाने वाले खेलों को अब पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दोगुनी होना इनके प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि इन खेलों से प्राप्त अनुभव खिलाड़ियों की शीत ओलंपिक्स खेलों में सहायक होगा। मुझे ये भी भरोसा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अनुभव विंटर ओलंपिक्स के पोडियम पर भारत के गौरव को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। गुलमर्ग में हो रहे ये खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति और विकास की नई बुलंदियां छूने के लिए कितना तत्पर है। ये विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में एक नया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विकसित करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसमें दुनिया के देश अपनी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री ने 5 दिन के इस आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू तथा जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दी। अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड पर भारत की जीत से घुमावदार पिचों को लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों में बहस छिड़ गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट को भारत में अब तक खेले गए सबसे कम अवधि के टेस्ट के रूप में याद किया जाएगा। इस मैच को 1935 के बाद से दुनिया में सबसे जल्दी खत्म होने वाले टेस्ट के रूप में भी याद किया जाएगा। खिलाड़ियों से ज्यादा इस बार पिच को लेकर चर्चा हो रही है। क्रिकेट क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने इस पिच को खराब बताया है। वहीं भारत के कप्तान विराट कोहली ने इसे बहुत अच्छी पिच कहा है। विराट कोहली ने स्पिन गेंदबाजी पर दोनों टीमों के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया। कोहली ने कहा कि विशेष रूप से पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत अच्छी रही। हालांकि विराट कोहली के इस बयान से हर कोई सहमत नहीं है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तानों स्ट्रॉस और कुक सहित कई लोगों ने इससे असहमति जताई है। कुक ने कहा कि खेल के दौरान गेंद बहुत जल्दी घुमावदार होने लगी। अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड पर भारत की शानदार जीत से भारतीय प्रशंसक बहुत खुश हैं। भारत मौजूदा टेस्ट श्रृंखला में 2-1 से आगे है। हमारे संवाददाता ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भारत की जीत पर युवा क्रिकेट प्रेमियों से बात की। इंग्लैंड के सामने विजय के बाद भारत ने अपनी विजय और रविचंद्रन अश्विन के 400 विकेट के रिकॉर्ड का जश्न होटल में स्पेशल केक काटकर मनाया। मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल ने भी अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए अपनी दूसरी ही टेस्ट मैच में 10 विकेट झटके। क्रिकेट में यह 22वीं बार ऐसा हुआ है कि जब कोई टेस्ट मैच
2 दिन के अंदर ही समाप्त हो गई हो। अहमदाबाद के क्रिकेट प्रेमी भारत के विजय से काफी खुश है, जिसने भारत को 4 टेस्ट मैच की वर्तमान संग्राम में 2-1 से आगे कर दिया है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बहुत ही बड़ा स्टेडियम था। इंडिया की टीम जीत गई तो मेरी तो खुशी और दुगनी हो गई। स्टेडियम की सुविधाएं भी काफी अच्छी थी और हाइजीन का भी ख्याल रखा गया था। अब क्रिकेट प्रेमियों को आशा है कि चौथी और अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड वापसी करेगी और रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगी। वर्तमान श्रृंखला की चौथी टेस्ट मैच भी अहमदाबाद में ही खेली जाने वाली है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। ये अपनी तरह का पहला खिलौना मेला है। मेले में पश्चिम बंगाल के 37 खिलौना कलाकार अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे। कोलकाता के रोहित लियोनाइस इनमें से एक हैं। रोहित को उम्मीद है कि खिलौना मेला उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और खिलौनों के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। I worked for more than 20 years and I had a hobby of collecting small cars, dinky cars and planes and trains and things like that. So the idea was if I can open a place where people can get access to these models. खिलौना मेला में राजस्थान के 50 से अधिक खिलौना निर्माता, वितरक, खुदरा विक्रेता भाग ले रहे हैं। ये प्रतिभागी बहुत खुश और उत्सुक हैं कि सरकार ने देश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने और अपने वैश्विक बाजार में सुधार के लिए इस तरह की पहल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। टॉय फेयर में भाग ले रहे जोधपुर के खिलौना व्यवसायी प्रकाश गिडवानी ने बताया कि सरकार की नीतियों के कारण पिछले कुछ समय में भारतीय खिलौनों की मांग बढ़ी है। इससे विदेशी खिलौनों का आयात घटा है। साथ ही अब बच्चे और परिजनों में भी स्वदेशी खिलौने खरीदने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जयपुर के खिलौना निर्माता श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि इस तरह के आयोजन से खिलौना बनाने की परंपरागत कला को प्रोत्साहन मिला है। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। खिलौना व्यवसाय से जुड़े मनीष शर्मा को उम्मीद है कि देश के खिलौना बाजार के लिए अब सुनहरा अवसर आने वाला है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदृष्टा वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका गायन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग आज शाम 4:30 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दिशा में किसान प्रसंस्करण इकाइयां, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग तथा स्टार्टअप महत्वपूर्ण कारक साबित होंगे। 60 वर्ष से अधिक और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को अगले चरण में कोविड टीका लगाने की तैयारियां जारी। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने में चिकित्सा क्षेत्र के कर्मियों की भूमिका की सराहना की। कहा, भारत ने वैश्विक समुदाय को सहायता उपलब्ध कराई। ब्राजील भारत बायोटेक कोवैक्सीन से 2 करोड़ टीके खरीदेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगले वित्त वर्ष के लिए 10.5% विकास दर का अनुमान व्यक्त किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 वर्ष पूरे हुए। रक्षा मंत्री ने कहा, ये आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की भारत की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों के दूसरे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, खेल अब अतिरिक्त गतिविधि नहीं रह गए हैं, बल्कि पाठ्यक्रम में शामिल कर लिए गए हैं। और अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर भारत की जीत से घुमावदार पिचों की भूमिका पर बहस छिड़ गई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।